जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। क्या हो रहा है आजकल, ये भी बताइए। आप सभी लोग व्यस्त होंगे बहुत ज्यादा दुर्गा पूजा में, हमें मालूम है, इसीलिए बहुत से लोग लाइव ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, शायद हो सकता है। लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सा वक्त निकाला करें दोस्त, और जो है कि ये जो है कि हमारे क्लास को देख लिया करें। और अगर आपके यहाँ दुर्गा पूजा समिति अगर बैठी हुई हो, आप दुर्गा पूजा समिति को हैंडल कर रहे हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनसे सब्सक्राइब भी करवाओ। दुर्गा जी आपको बहुत आशीर्वाद देंगी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं 9 दिन का व्रत हूँ दोस्त, बहुत मनाया हूँ माता जी को। अच्छा ठीक है, ये तो फिलहाल मजाक चल रहा था, लेकिन कैसी चल रही है आप लोगों की वास्तव में पढ़ाई, ये बताने की कोशिश करिए आप सभी लोग। कल की जो हमारी क्लास थी वो थी दोस्त रिलेटिव प्रोनाउन पे, और आज की भी क्लास जो है हमारी वो किस पे है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन पे मित्र। कल की जो क्लास थी उसमें हम लोग यूज ऑफ हु सीखे थे और यूज ऑफ हुम सीखे थे, यानी कि हु और हुम का प्रयोग सीखे थे दोस्त। हु और हुम का यूज कि कहाँ इन दोनों का यूज होता है, बहुत अच्छी तरीके से कल की क्लास में इसको हम लोग जाने थे। आज की क्लास में हम इसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्त। आज की क्लास में हम हु हुम को तो थोड़ा बहुत बैक में लेके चलेंगे ही चलेंगे, इसको उतना खास अब पीछे जो छूटता जा रहा है उसको छोड़िए, आगे चलिए। और ये सब पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हुज पे, और जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है विच पे, और जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है व्हाट पे दोस्त। आज की क्लास ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन के यूज सीखेंगे। हम कह सकते हैं यूज ऑफ हुज, विच और व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्त, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ना न भूलें, और सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहें। तो आप सभी लोग इस बात को दिमाग में रखिए, और चलिए आज हम इसको सीखते हैं, हुज, विच और व्हाट का यूज कहाँ होता है दोस्त। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अब मैं इसको बिताता हूँ, मैं इसी को सीखूंगा आज दोस्त। हम सभी लोग ध्यान दीजिए। अब आज की जो हमारी क्लास है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसको हम सभी लोग कब सीखेंगे दोस्त, लास्ट में। तो आप सुनिए, यहाँ पे आइए आज आपको हम दिखाते हैं कि इनका क्या यूज होता है वास्तव में, समझने की कोशिश करिए। एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्त हुज, जो हु का ही कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। विच का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम होता है, और व्हाट का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम होता है दोस्त। इन दोनों का कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता है दोस्त। इनका जेनेटिव केस अगर बोले तो इनका जेनेटिव केस नहीं होता है, ये बात दिमाग में रखना है, इनका जेनेटिव केस नहीं होता है। तो फिर हम इसके बारे में क्या ही देखें, आप ध्यान दीजिए, आप सभी लोग इसको समझते हैं। जो हमारा हु होता है दोस्त, इसको अगर ध्यान से हम देखें तो हुज उसी का क्या है, पॉजेसिव केस है, यानी कि उसी का पॉसेसिव केस जो है वो क्या है, हुज है, यानी कि जेनेटिव केस जिसे हम कहते हैं जेनेटिव केस दोस्त। ध्यान दीजिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा इस बात को। हुज भी हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्त, तो ये ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये भी हु का ही चूंकि पटीदार कह सकते हैं है, तो फिर ये भी ह्यूमन के लिए ही यूज होता है, मानव के लिए दोस्त। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है, और जानवरों के लिए भी इसका यूज किया जाता है एज ए पॉजेसिव केस, क्योंकि इन दोनों का पॉजेसिव केस नहीं होता है। जो दैट होता है इसका भी पॉजेसिव केस नहीं होता है। तो इसकी एक सेपरेट क्लास जो कल होने वाली है शाम 7 बजे इसी समय, आज हम इसको देखते हैं दोस्त। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस में लिखता हूं माय फ्रेंड मेरा दोस्त हुज फादर मतलब समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये हुज किसके लिए आया है, तो ये फ्रेंड के लिए ही आया है दोस्त। लेकिन
ये फ्रेंड नहीं, वास्तव में फ्रेंड्स के लिए आया है। फ्रेंड्स फादर, whose father is a doctor, is a doctor, जिसके पिता एक क्या है दोस्त, डॉक्टर हैं। My friend whose father is a doctor, जिसके पिता एक डॉक्टर है, is an engineer, वह एक क्या है दोस्त, वह एक इंजीनियर है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, तो यहाँ पे whose का जो काम है दोस्त, आप देखिए ये सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य तो फादर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ये इसके अनुसार नहीं बल्कि यहाँ पे आए सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और फादर चूंकि सिंगुलर है तो इसके अनुसार वर्ब भी हमारा क्या लगेगा दोस्त, सिंगुलर ही लगेगा। यानी कि हुज हमारा किस केस में है, पॉजेसिव केस में है। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। और ये जो इच है ये किसके अनुसार लगा है दोस्त, ये माय फ्रेंड के अनुसार। ये कौन सा क्लास है अब बताइए, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इसमें कौन प्रिंसिपल क्लास कौन सबऑर्डिनेट क्लास है ये भी बताने की कोशिश करिए आप सभी लोग। अभी एक आध और सेंटेंस में लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। आई लाइक माई फादर, आई लाइक माई फादर, मैं अपने पिता को पसंद करता हूं। whose father is a doctor, whose father is a doctor। समझिए आप बात को, यहाँ पे whose किसके लिए आया है, इस फादर के लिए आया है, इनके लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए आया है। और मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो क्या है दोस्त, वो डॉक्टर हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो फादर है इसके अनुसार ये इज लगा है, और यहाँ पे जो लाइक है वो इसके अनुसार लगा है दोस्त। और ये जो हुज आया है ये पोजीशन बना रहा है फादर से, और ये हुज किसके लिए आया है, इस फादर के लिए। लेकिन हाँ, भले ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करे चाहे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे, ये जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगा दोस्त, अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद, और यही इसका एंटीसीडेंट होता है। यही बात समझाना चाहता था मैं। तो इसी को हम कहते हैं पॉजेसिव केस। अगर इन दोनों सेंटेंसेज को हम अलग अलग लिखना चाहें दोस्त तो क्या आप लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करिए। एक सेंटेंस है माय फादर इज अ डॉक्टर, मैं यही कर दे रहा हूं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। एक सेंटेंस इसमें क्या है, माय फादर इज अ डॉक्टर, ये तो ये सेंटेंस है माय फादर इज अ इंजीनियर, सॉरी फादर बोल रहा हूं, फ्रेंड है। माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर, एक तो ये सेंटेंस है, और जो दूसरा सेंटेंस है हमारा दोस्त वो है whose father is a doctor, whose father is a doctor। ये जो whose आया है वास्तव में फ्रेंड्स के लिए आया है, मेरे कहने का मतलब दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स फादर इज अ डॉक्टर। इसमें आप देखिए तो पहला क्लास है हमारा आई लाइक माई फादर, और दूसरा क्लास है whose father is a doctor, whose father is a doctor। इसमें दो दो क्लास है। ये whose वास्तव में किसके लिए आया है, फादर के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं फादर्स फादर इज अ डॉक्टर। तो पिताजी के जो पिता हैं वो क्या है, डॉक्टर है। यानी कि कौन डॉक्टर है, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो दोस्त क्या है, डॉक्टर है। तो ये पॉजेसिव केस होता है, ये बस पोजेशन बनाता है, बस यही समझाना था और कुछ नहीं। और इसके बारे में और गहराई से हम सभी लोग एनालिसिस में सीखेंगे। तो आप लोग यहाँ समझ पाए इसको। अब बात आती है, इसको मैं मिटाना चाहूंगा, हुज इतना ही है, इससे ज्यादा हुज नहीं। अभी मैं समझाऊंगा हुज के बारे में, इसे बैकअप में रखो, जब इन दोनों को समझा लूंगा तो फिर हुज के बारे में आऊंगा दोस्त, कि हुज का और रोल क्या होता है, तो वहां समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं, हम इसको समझते हैं। मैं इसको इरेज कर सकता हूं दोस्त, इरेजर, कहाँ चला गया भाई। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग, इरेजर मेरा पीछे था, वहां पे रखा हुआ था तो जाना पड़ा। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसको लिख लिए होंगे, मैं इसको इरेज करना चाहता हूं दोस्त। इसकी अभी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, तो इसको हम समझेंगे, बस यूं ही समझ लिए थोड़ा सा।
अब थोड़ा आइए विच के बारे में समझते हैं। विच क्या होता है दोस्त? तो विच के लिए आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं दोस्त, और वो नोट पॉइंट क्या है? जो विच है दोस्त ना, विच ये हु की ही तरह कार्य करता है, हु और हुम की ही तरह कार्य करता है, लेकिन ये आता है दोस्त किसके लिए? तो ये एनिमल्स के लिए आता है, मतलब ह्यूमन छोड़ करके कह सकते हैं एनिमल के लिए इसका यूज किया जाता है, और किसी भी थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्त, किसी भी थिंग्स के लिए, यानी कि ऐसी चीज जिसको हम जेंडर न दे पाए उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं एक सेंटेंस कि आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा है, बहुत फेवरेट एग्जांपल है मेरा। आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा, विच इज वेरी कास्टली, जो बहुत ही महंगा है, विच इज वेरी कास्टली। अब कार चूंकि एक थिंग्स है दोस्त, और इसी के लिए आया है विच, यानी कि कौन सी चीज महंगा है, तो मैं कहूंगा द कार इज वेरी कास्टली, तो कार के लिए ही विच आया है दोस्त। अभी आगे मैं समझाता हूँ, एक सेंटेंस और ध्यान दीजिए। मैं एक सेंटेंस और लिखना चाहता हूं, द मार्कर which I have जो मेरे पास है, is very costly। एक सेंटेंस मैं और लिखता हूं दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। द हाउस which my father built, जिसे मेरे पापा ने बनाया। द हाउस which my father built, वो हाउस जिसे मेरे पापा ने बनाया, is situated here, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। आप समझिए, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो आप देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आई बॉट अ कार, समझ पा रहे हैं? आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा, विच इज वेरी कास्टली। तो यहाँ पे जो कार है इसके लिए हम किसका प्रयोग किए हैं? रिलेटिव प्रोनाउन विच का। हु की भी अंग्रेजी हिंदी जब हम निकालेंगे तो वही आएगी। मैं कह सकता हूं आई बॉट अ कार हु इज वेरी कास्टली, तो हु तो सिर्फ मानव के लिए लगता है ना दोस्त, तो फिर हम हु नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ विच लगाएंगे। और आपसे पूछा जाए कि विच यहाँ किस तरह कार्य कर रहा है, तो द कार इज वेरी कास्टली इसी के स्थान पे आया है दोस्त, तो फिर ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो विच है वो किस केस में है? यहाँ पे जो विच है वे सब्जेक्टिव केस में ही है दोस्त। लेकिन अगला सेंटेंस जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे इसमें दो क्लॉजेज जो हैं, द मार्कर इज वेरी कास्टली और दूसरा है विच आई हैव। इसमें सब्जेक्ट तो आई है दोस्त, ये विच जो है ये वास्तव में हैव का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी विच किस केस में है? यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे विच हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। वही मैं बताना चाहता था आप सभी लोगों का कि विच का जो सब्जेक्टिव केस होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये सेम होता है दोस्त, यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इसका सेम होता है। विच का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेम होता है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आप देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और इसका कोई पॉजेसिव केस नहीं होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, आप इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप बताइए कि विच किस केस में है? द हाउस विच माई फादर बिल्ट, काम को करने वाले तो माई फादर हैं, यानी कि माई फादर के बारे में बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट तो माई फादर है, बिल्ट का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? द हाउस पे। माई फादर बिल्ट द हाउस, वास्तव में ये सेंटेंस है,
और इसी के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर दिए हैं दोस्त, विच का। तो विच फिर हमारा कौन से केस में है, यहाँ पे विच किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे विच किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यही मैं समझाना चाहता हूं, और ये वर्ब जो लगा है वो इस हाउस के अनुसार लगा है दोस्त, ये समझने की बात आप लोग करिएगा। इसमें भी दो दो क्लॉजेज है। मेरे कहने का मतलब जो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि विच का सब्जेक्टिव केस और विच का ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। और जिस प्रकार से हु यूज किया जाता है और हुम यूज किया जाता है, उसी तरीके से ये भी यूज किया जाता है। आप एनालिसिस करना है, थोड़ा गहरे तरीके से समझना है, तो एक बार पिछला क्लास हमारा देखिए आप सभी लोग। अगर नहीं देखे हैं दोस्त तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों सेंटेंसेज को कैसे कंबाइन किया गया है। मैं बार बार तोड़ करके कंबाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है दोस्त। हमें एनालिसिस करेंगे जब तब हम तोड़ तोड़ करके इनको पढ़ेंगे, और जब हम सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो फिर इनको तोड़ करके आपस में जोड़ना या तोड़ना सीखेंगे दोस्त। समझने की कोशिश करिए, उसी को हम एनालिसिस कर सकते हैं। डॉक्टरों की भाषा में उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है दोस्त। समझ पा रहे हैं आप लोग, चीड़ फाड़ करके अलग अलग कर देना हर एक चीज को। तो आप सभी लोग शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। यही विच है। विच का कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता है, मैं ये समझाना चाहूं, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं लिख सकता दोस्त। अच्छा, इसको मिटा दूं, उसके बाद थोड़ा ऊपर लिखूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे शायद। इरेज करना चाहूंगा। आप देखिए, मैं कुछ अच्छा समझाने जा रहा हूं। यहां समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज समझना है हमें बस, और कुछ नहीं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, एक सेंटेंस में लिख दूं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, द क्वेश्चन, यहां देखिए आप सभी लोग, द क्वेश्चन विच सॉल्यूशन, आपको ऐसे तो अच्छा लगेगा, विच सॉल्यूशन, जिसका हल, विच सॉल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट, जिसका सॉल्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसका सॉल्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है। द क्वेश्चन विच सॉल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट इज सॉल्व्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा सॉल्व किया जाता है। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मैं कह रहा हूं, द क्वेश्चन विच सॉल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट इज सॉल्व्ड बाय मी। वह क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी कि जो क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बहुत ही, जिसका हल बहुत ही कठिन है, वो सॉल्व किया जाता है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो यहाँ पे विच दोस्त न ही सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और न ही ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, बल्कि सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। और अभी अभी ध्यान दीजिए, अब यही समझना है, यानी कि पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। और अभी अभी मैंने कहा कि विच का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है, विच का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है दोस्त। तो विच का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है, तो फिर हम यूज कैसे करेंगे इसको, तो इसको यूज ही नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा लिखना गलत माना जाएगा दोस्त। हम फिर हुज ही लिखेंगे पॉजिटिव केस में, चाहे वो थिंग्स हो का, चाहे कोई भी चीज हो, तो हम लिखेंगे द क्वेश्चन, यानी कि द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन is very difficult is solved by me, is solved
बाई मिस। समझ पा रहे होंगे अब आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम हुज का ही प्रयोग कर लेंगे, ये नहीं देखेंगे तब कि एंटीसीडेंट ह्यूमन है कि नहीं है। तो फिर हमें पॉजेसिव केस में हुज आएगा ही आएगा दोस्त। समझ पा रहे होंगे शायद अब मेरी बात को। लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, ये भी उतना अच्छा, ये सही माना जाता है लेकिन उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने बताया था एक चीज आपको कि माई फादर है दोस्त, अगर माई फादर है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सॉरी अगर माई ब्रदर है, फादर हटाइए, इसको नहीं लिख सकते दोस्त, मैं बताना भूल गया था उस क्लास में। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी लोगों से, आप लोग ध्यान दीजिए, माई फादर को द फादर ऑफ माइन नहीं लिख सकता हूं, द फादर ऑफ माइन नहीं लिख सकता हूं। ये चीज क्यों नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि ये डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की बात आ जाती है दोस्त। थोड़ी दूर के लिए इसको शांत कर दीजिए, वहां मैं बताना भूल गया, पर्सनल प्रोनाउन में बता देना चाहिए था इसको, लेकिन ये मेरी गलती रही, माफ कीजिएगा। मैं एक चीज ये लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत गहरी बात है। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे जब हम ये पेन्स इंक नहीं लिख सकते थे, जब पेन की इंक नहीं लिख सकते थे तो हम इसको कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना, द इंक ऑफ पेन, द इंक ऑफ पेन। तो फिर इंक यहाँ पे किस केस में आ जाता था? सब्जेक्टिव केस में दोस्त। समझने की कोशिश करिए, ऑफ का ये ऑब्जेक्ट हो जाता था। तो फिर जब ये पोजीशन नहीं बना सकता तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए, उसको भूल जाइए, मैं यही सब कुछ समझा देना चाहता हूं आपको। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, द सॉल्यूशन ऑफ विच, यानी कि हुज भी उतना अच्छा नहीं माना जा सकता है जितना अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं, द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच, यानी कि क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच, इसको हम ऐसे लिख दें, द सॉल्यूशन ऑफ विच, द सॉल्यूशन ऑफ विच। अब यहां समझने की कोशिश करिए, अब ये विच तो किसी से पोजीशन नहीं बना रहा है, बल्कि इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका ऑब्जेक्टिव केस दोस्त होता है। यानी कि ज्यादा अच्छा लिखना ऐसा होता है दोस्त, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा दोस्त। चलिए आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो मैं आपको यही समझाना चाहा दोस्त कि अगर हमें विच के कहीं ऐसा जरूरत पड़ जाए कि निर्जीव चीज कोई मिल जाए, या कोई चीज मिल जाए, या कोई थिंग्स मिल जाए, और उसका पॉजिटिव केस हमें यूज करना हो, तो हम विच का पॉजिटिव केस न यूज करके हम हु का ही पॉजिटिव केस क्या यूज कर लेते हैं दोस्त? हुज। और नहीं ऐसे तो हम दूसरे वाले रूप में ऑफ विच करके हम यूज कर सकते हैं, ऑफ विच, ये ज्यादा बेटर माना जाता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा, अगर आप कभी इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो एक परिभाषा आपको लिखवाई गई रही होगी, एक याद आ गया मुझे, समझने की कोशिश करिए। जैसे एक नहीं था, अ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ऐसा चीज आप पढ़े होंगे, अ ट्रायंगल एक त्रिभुज, हुज 3 साइड्स आर इक्वल। आप कभी नहीं whose 3 sides are equal, whose 3 sides are equal, आप ऐसा कभी नहीं पाए होंगे दोस्त कि a triangle which 3 sides are equal, नहीं, आपको मिला होगा हमेशा क्या? whose 3 sides are equal। तो आप समझने की कोशिश करिए, मैं यही समझाना चाहता हूं कि विच नहीं आएगा, भले ही एंटीसीडेंट क्या हो, कोई दूसरा हो, जब पॉजिटिव केस में हमें यूज करना हो। तो दोस्त ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यही है मित्र कि विच कभी भी जेनेटिव केस में नहीं यूज होता है। अगर उसकी आवश्यकता पड़ी तो हमें जेनेटिव केस के लिए किसका प्रयोग कर लेना होगा? हुज का। तो हम कहते हैं अ ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यही कहा जाता है दोस्त, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे हुज का ही प्रयोग करेंगे, भले ही ट्रायंगल मानव नहीं है तो क्या हुआ, यानी कि जेनेटिव केस में हम उनका यूज नहीं, इसी का यूज करते हैं।
या फिर हम इसको द बेटर तरीके से और अच्छे से लिखना चाहें तो आप बताइए कैसे लिख सकते हैं? द थ्री साइड्स ऑफ विच लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं द थ्री साइड्स ऑफ विच, द थ्री साइड्स ऑफ विच आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ये यही चीज होती है मित्र, और कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप विच का हुच का ही मैं यही कहना चाह रहा हूं जोर दे करके कि विच का अगर हमें जेनेटिव केस यूज करना है, मेरे कहने का मतलब अगर पॉजेसिव केस यूज करना है तो फिर हम विच नहीं हुज ही यूज करते हैं। विच का कोई भी पॉजेसिव केस नहीं होता है। ये बात मैं शायद ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी अभी तक नहीं बताया था। तो आप सभी लोग इसको समझ पाए, अब ये इतनी बातें समझ सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। अगला जो हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्या है दोस्त? वो है व्हाट। वो क्या है? व्हाट। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम व्हाट को बहुत आसानी तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रोनाउन है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, आप लिख सकते हैं कहीं पे, व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्त, व्हाट जो सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए आता है, किसी स्टेटमेंट के लिए आता है, किसी थिंग्स के लिए आता है, ये मानव के लिए या फिर जानवर वगैरह के लिए नहीं आता है। समझने की कोशिश करिए। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। ये किसी एंटीसीडेंट को नहीं खोजता है दोस्त, ये एंटीसीडेंट को नहीं खोजता है। ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है। मैं ये समझाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। तो शायद आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है दोस्त। तो इसको जैसे मैं एग्जाम्पल की तरह लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, व्हाट आई से, या फिर मैं लिखूं आई मीन व्हाट आई से। नए लोग कहते हैं आई मीन व्हाट आई से, और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन। मेरा मतलब वही है जो मैं कहता हूं, वही मेरा मतलब होता है। तो आप देखिए ये जो दूसरा सेंटेंस है ये रिलेट कर रहा है किससे दोस्त? इससे। और ये पूरा का पूरा क्लाज ही इसका क्या है दोस्त? मीन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्लाज ही क्या है दोस्त? से का ऑब्जेक्ट है। ये व्हाट के बगल में अगर आप देख पा रहे हो तो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन व्हाट का कोई भी अपना एंटीसीडेंट नहीं है। ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट का अपना कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। आई से का बाद का जो ऑब्जेक्ट है उसी के स्थान पे तो ये आया हुआ है दोस्त। तो आप समझने की कोशिश करिए, व्हाट एज अ नाउन के स्थान पे आया है चूंकि, तो ये एज अ प्रोनाउन यूज कर रहा है, और चूंकि ये रिलेट करने का काम कर रहा है इसलिए ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहता हूं दोस्त आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, तुम्हारा नाम क्या है मैं जानता हूं। आप कतई इसको यहां ना लगा दीजिए आई नो व्हाट इज योर नेम, गलत हो जाएगा दोस्त। ये असर्टिव सेंटेंस ही लिखे जाते हैं। ये यहाँ पे किस तरह कार्य कर रहा है मित्र? तो ये हमारा यहाँ पे कार्य कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और ये व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है दोस्त, जिसका खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो इसको समझने की कोशिश आप करिए। तो बहुत आसान है ये चीजें। अब हम आपको दैट का यूज जब सिखाएंगे तो इन सभी को एक साथ एक बार ले चलेंगे और फिर हम दैट पे फोकस करेंगे, क्योंकि दैट जो होता है वो रिप्लेस करता है किसको दोस्त? व्हाट को, सॉरी विच को, और हु को, हुम को और हुच को, जो भी है दोस्त उन्हीं को रिप्लेस करने का काम करता है दैट। यानी कि दैट इन्हीं सब के स्थान पे आता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है वहां पे आता है।
तो दैट को जानने के लिए हमें फिर से इन सभी चीजों को एक बार देखना होगा, तो फिर हम वहां पे देखेंगे। समझ पा रहे होंगे? तो आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी चीजें हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगला जो हमारा क्लास होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, वो किस पे होगा मित्र? दैट पे। आप सभी लोग आज ही कमेंट कर दीजिएगा इसी क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद अभी कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी भी कोई नहीं, जैसे व्हाट से रिलेटेड कोई चीज न समझ में आया हो, चाहे विच से रिलेटेड कोई चीज न समझ में आया हो, चाहे कह सकते हैं तो whom से रिलेटेड कोई चीज न समझ में आया तो बता दीजिएगा, क्योंकि कल वाले क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे दोस्त। तो कल हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा और कल नवरात्र का लास्ट दिन भी है। तो आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। आज का क्लास हम यही खत्म करना चाहेंगे दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।